हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, यानी अध्याय 8 है। इससे पहले हम लोग 7 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए और 7 वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर करना है। यदि चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो बनेगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप बहुत बढ़िया से आसानी से पढ़ सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी का कोई भी सिलेबस स्टार्ट होता है तो एक कहानी से शुरू होता है, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था। कहानी है रोशन के रुपए से। जन्मदिन पर रोशन को दादी जी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बना हुआ है। एक बच्ची का सवाल है कि नोटों पे शेर क्यों बना हुआ है। तो आइए हम समझेंगे और जानेंगे कि जो हम देखते हैं नोटों पे शेर, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं किताब में, ये कैसे आया, क्यों लगा। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पे देखते हैं उनकी एक लंबी कहानी है, लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ जो वाराणसी में है, वाराणसी से 10-15 किलोमीटर दूर सारनाथ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। आप सबको मालूम है, इससे पहले आपने भगवान बुद्ध की कहानी भी पढ़ी है। भगवान बुद्ध जो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे, बोध गया वही बोध गया जो निरंजना नदी के तट पे बसा हुआ है। निरंजना नदी वहाँ से होके निकलती है और उसी के किनारे भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति किए और वहाँ से सारनाथ वाराणसी गए, जहाँ पहली बार उन्होंने अपना उपदेश दिया। जब बुद्ध अपने घर से निकले तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बुद्ध ने जब घर त्यागा उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की आयु थी उस समय भगवान गौतम बुद्ध की, और वो पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, जिसका नाम हाल ही में बदल के गया जी कर दिया गया। ये भी आपके करंट अफेयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गया का नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। वही गया जी में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें बुद्ध से भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। और वहाँ से पहली बार सारनाथ पहुँचते हैं, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं अपने ज्ञान का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, तो सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में है, और उसी के साथ घूम घूम के अपना ज्ञान देते रहे और अंततः अंत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। घर से निकलना महाभिनिष्क्रमण और मृत्यु को प्राप्त होना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आई होप कि आपको ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी। फ्रेंड्स, यदि आपको ये सब समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे, इतिहास में महानतम राजाओं में से एक राजा हुए अशोक, सम्राट अशोक। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि यह अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। राज्य तो ठीक बात है, पर उस राज्य को साम्राज्य क्यों कहते हैं। आइए समझते हैं। अशोक जिस साम्राज्य
पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में प्राप्त होते हैं। समझ आ रहा है? कई बार एग्जामों में पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त या फिर कौटिल्य, कोई एक नाम होगा तो आप उसे टिक कर देंगे, बिल्कुल सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, जिन्हें मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को हरा के नंद वंश की समाप्ति की और मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने, उनका नाम था चाणक्य। आचार्य चाणक्य के भी नाम से वो जाने जाते हैं। आइए, वंश किसे कहते हैं एक शॉर्ट में हम समझते हैं कि वंश क्या होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनने लगते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर उनके पुत्र अशोक। नंद वंश की समाप्ति करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। उनके बाद उनके बेटे होते हैं बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे होते हैं सम्राट अशोक। ठीक है ना? आइए आगे देखते हैं। साम्राज्य में, तो साम्राज्य क्या है? साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ जो उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। ठीक है ना? आगे देखिए, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग तरह की भाषाएं लोग बोलते थे। वे लोग शायद अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अन्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहा है? साम्राज्य और प्रशासन के बारे में हम समझेंगे कि मौर्य वंश का साम्राज्य और उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। कर इकट्ठा करने के लिए किसकी नियुक्ति होती थी? अधिकारियों की। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा देते थे। जिन्होंने भी राजा के आदेशों का पालन नहीं किया, अधिकारी फिर उन्हें सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। बात समझ में आ रहा है? मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर क्या थे? कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। बहुत कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि
आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है उसे भी आप समझ लीजिए। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना नियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। स्वेच्छा से दिए जाने वाले वस्तुओं को नजराना कहा जाता है। ठीक है ना। राजधानी में सम्राट, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ हम उसके विवरण का कुछ अंश पढ़ेंगे। लिखा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब भी राजा अपनी प्रजा के सामने आता था तो उस समय एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी और उसका जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके संरक्षक अंगरक्षक जो होते थे सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर इस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ऐसा मेगास्थनीज ने लिखा है। जो कुछ देखा है उसका विवरण। ठीक है ना। पाटलिपुत्र जो आधुनिक समय में पटना है आप जानते ही हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। किस लिए? नजराने के स्वरूप। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब समझेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अभिलेख जो पत्थरों पे उकेरे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेखों को किस भाषा में लिखवाया था? प्राकृत भाषा में। और किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग जो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो उड़ीसा है वर्तमान में जिसे आप उड़ीसा जानते हैं उसे एक समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, घृणा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। अशोक ने कलिंग पे विजय तो प्राप्त किया, लेकिन उस विजय में जो हिंसा हुई, खून खराबा हुआ, मारा पीटी हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, उन सबको देख करके युद्ध से वितृष्णा हो गया उन्हें। और उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज के बाद हम भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और अशोक ने धम्म को अपना लिया। धम्म क्या है? तो अब उसको समझेंगे। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। जो सम्राट अशोक थे वो बुद्ध के उपदेशों से बहुत हद तक प्रेरित थे और उनका ऐसा मानना था कि जैसे पिता अपने पुत्र को उपदेश देता है, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे विचार समझाता है, वैसे ही मैं एक राजा हूँ तो राजा
प्रजा के लिए हमेशा पिता तुल्य होता है, तो मैं भी अपने पुत्रों को यानी अपने प्रजा को अच्छे उपदेश दूंगा, अच्छा संस्कार दूंगा, ये मेरा कर्तव्य है, अच्छी शिक्षा दूंगा। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, जिससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। कर्तव्य क्यों है? क्योंकि वह एक राजा हैं। इसलिए उन्होंने धम्म यानी महामत्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, और जो पढ़ सकते थे उनके लिए शिलालेख था, शिला पे लिखा हुआ था, स्तंभ पे लिखा हुआ था। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। ठीक है ना। एक स्तंभ पे लिखा हुआ कुछ शब्द है जो प्रजा के लिए सम्राट अशोक ने लिखवाए हैं। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ बात लिखा है, इसको भी समझते चलते हैं कि मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पूर्व, चीन में सम्राटों ने चीन का दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने के उद्देश्य से उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा यह पत्थर और ईंट से बनी है। ठीक है ना। 100 और 200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए हैं कि कहाँ, उस चीन के दीवार पर। बात समझ में आ रहा है? चलिए, यही आज का चैप्टर था, यही आज का क्लास था। आपको वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।